हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में। फ़िल्म की कहानी 1964 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि अंसारी नाम का एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुजाहिदीन कश्मीरी मुसलमानों और हिंदुओं के दिन ब दिन बढ़ते भाईचारे के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अंसारी उनके बढ़ते भाईचारे को तोड़ने का और उनको अलग करने का प्लान बनाता है। उसका यह मानना होता है कि इंडियन आर्मी ही उनके बढ़ते भाईचारे और एकता की वजह है। वो अपने ख़तरनाक प्लान को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान से कुछ 15-16 साल के टीनेजर लड़कों को ब्रेन वॉश करके कश्मीर भेजने के लिए तैयार करता है और बोलता है कि वो वहाँ पे अपना भेष बदल के रहें और लोकल कश्मीरी मुसलमानों के साथ घुल मिल जाएं, ताकि लोकल कश्मीरी मुसलमानों को लगे कि वो उन्हीं के लोग हैं। फिल्म की कहानी सन 1985 के लंदन शहर में पहुंच जाती है, जहां आफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की को दिखाया जाता है जो लड़ाई झगड़ा और प्रोटेस्ट वगैरह इंडिया के खिलाफ करने का शौक़ रखती है। उसे इंडिया के बारे में कुछ भी पसंद नहीं होता है। लंदन में हुए कहीं किसी इंडिया पाकिस्तान दंगों के विरोध में वो आनंद मेहता नामक एक अमीर लंदन में बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन की कार को आग लगा देती है। आफरीन की कॉलेज का मैनेजमेंट बोर्ड उसे बुलाता है और ये बोलता है कि उसे आनंद मेहता से माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज उसे रेस्टिकेट कर देगा। चूँकि आफरीन किसी इंडियन को पसंद नहीं करती, वो आनंद मेहता से सॉरी बोलने से साफ मना कर देती है। अब आफरीन रेस्टिकेट होने की कगार पर होती है। तब आनंद मेहता बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी टैलेंटेड बच्ची रेस्टिकेट हो, मगर आफरीन को दो चॉइसेस देता है। या तो वो उनसे उसी वक्त माफ़ी मांगे तो आनंद मेहता तुरंत सब कुछ भुला देगा, और या तो फिर वो उसे 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भरे, नहीं तो जेल जाए। आफरीन भी बहुत ज़िद्दी लड़की होती है और वो माफ़ी ना मांग के उसे 10 लाख रुपए मुआवजा देने का फ़ैसला लेती है और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए अपने दादा पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर तारिक के पास लंदन से पाकिस्तान वापस चली आती है। पर पाकिस्तान वापस पहुंच के वो देखती है कि उसके दादा का निधन हो चुका है। उनकी वसीयत में वो चाहते हैं कि आफरीन एक लेटर डिलीवर करे, जो कि 1965 में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट राम ने अपनी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी के लिए लिखा था। पर तारिक उस चिट्ठी को पहुंचा नहीं पाया और वो चाहते हैं कि आफरीन उनका ये अधूरा काम पूरा करे। और जब वो चिट्ठी सीता महालक्ष्मी तक पहुंच जाएगी, आफरीन अपने दादा की पूरी जायदाद विरासत में पा सकती है, पर उससे पहले नहीं। आफरीन पहले तो इस ऑफ़र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और गुस्सा हो जाती है, मगर आखिर में वो ये काम करने के लिए राज़ी हो जाती है ताकि वो अपने दादा की संपत्ति पा सके। आफरीन सीता महालक्ष्मी की तलाश में हैदराबाद के लिए रवाना होती है, जहाँ उसका साथ उसके लंदन यूनिवर्सिटी के सीनियर बालाजी भी देते हैं। वो उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहले पहुंचती है, मगर वहां जाके उसे पता लगता है कि वो एक वुमेंस कॉलेज है। वहां पे आफरीन उस कॉलेज के अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से, जो कि वहां पे 20 साल से काम कर रहा था, सीता महालक्ष्मी के बारे में पूछताछ करती है। सुब्रमण्यम आफरीन को बताता है कि वो कॉलेज कभी हैदराबाद के नवाब का शाही महल हुआ करता था, जिसे वहाँ की राजकुमारी नूर जहान ने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान में दे दिया था। वो आफरीन को ये भी बताता है कि वो पक्के तौर पे ये बोल सकता है कि सीता महालक्ष्मी नाम का कोई भी इंसान पिछले 20 साल में यहाँ पे नहीं था। ये सुन के आफरीन बहुत परेशान होती है, मगर उसे अचानक एक आइडिया आता है और वो सीता की जगह राम को ढूंढने निकल जाती है। आर्मी हेडक्वार्टर से उसको लेफ्टिनेंट विकास वर्मा का पता मिलता है, जो कश्मीर में राम के रेजिमेंट में ही पोस्टेड थे। लेफ्टिनेंट विकास वर्मा से मिलने के बाद वो राम के करीबी दोस्त दुर्जॉय शर्मा से और बाद में आर्मी में राम के सीनियर रहे विष्णु शर्मा से भी मुलाकात करती है और राम के पूरी कहानी के बारे में जानती है। सन 1964 में अंसारी ने, जिसने कुछ 15-16 साल के पाकिस्तानी लड़कों को ब्रेन वॉश करके कश्मीर में उनकी आवाम के साथ घुलने मिलने भेजा था, अब एक बहुत भयानक चाल खेलता है। वो इंडियन आर्मी को अपने एक अंदर के आदमी द्वारा ये खबर पहुंचा देता है कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ मिलकर 4-5 पाकिस्तानी आतंकवादी रह रहे हैं, जो कि खतरा बन सकते हैं। बस ये सुन के मेजर सिलवान उनको मारने का ऑर्डर दे देता है और आर्मी के लोग उनमें से अधिकतर लोगों को मार गिराते हैं, मगर ये हरकत आर्मी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, जो कि अंसारी चाहता था। कश्मीर के मुसलमान जो उन लड़कों को अपना मानते थे, गुस्से में आर्मी के ऊपर हमला बोल देते हैं। ये जानते हुए कि ऐसा होगा, अंसारी कश्मीर के अंदर कदम रखता है और रेडियो के द्वारा कश्मीरी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने लगता है और उनको भड़काने लगता है।
गुस्साए हुए कश्मीरी मुसलमान अगरता में, जो कि कश्मीरी पंडितों का इलाका होता है, वहाँ पे उनके घरों में आग लगा देते हैं। ये जानते हुए कि ये सारे कश्मीरी मुसलमान अंसारी के प्रभाव में हैं, राम उनको रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार उस मुखबिर को पकड़ लेता है जिसने इंडियन आर्मी को अंसारी के कहने पर उन लड़कों की खबर दी थी। वो मुखबिर कश्मीरी मुसलमानों को सारी सच्चाई बता देता है। ये घटना नेशनल न्यूज़ बन जाता है और राम और उसके रेजिमेंट के साथी नेशनल हीरोज़ बन जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की एक जर्नलिस्ट विजयलक्ष्मी उनका इंटरव्यू लेने आती है जब उसे पता चलता है कि राम एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। ये सुनकर वो अगले दिन रेडियो में सबसे राम के बारे में बोलती है और इंडिया के सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करती है कि वो राम को अपना प्यार भेजें। उसके चलते राम को पूरे इंडिया से लेटर्स आने लगते हैं जिसमें राम को अपने भाई और बेटे की तरह अपनाया जाता है और स्वीकृति मिलती है। राम ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसका एक बहुत बड़ा परिवार है। राम उन सब लेटर्स को जवाब देना शुरू कर देता है। राम को एक बहुत ही खास लेटर सीता महालक्ष्मी द्वारा लिखा हुआ मिलता है जिसमें उसने राम को अपने पति के रूप में संबोधित किया हुआ रहता है। राम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और उसके बाद उसे लगातार ऐसे बिना एड्रेस वाले लेटर्स सीता महालक्ष्मी की तरफ से आने लगते हैं। एक ऐसे ही लेटर में राम को ये पता लगता है कि सीता एक ट्रेन में सफ़र करने वाली है। बस यही जान के राम और विकास उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जिसमें सीता के होने की संभावना रहती है। टिकट कलेक्टर की मदद से पूरी ट्रेन खोजने के बाद ट्रेन के आखिरी डिब्बे के आखिरी एसी कोच में राम की मुलाकात सीता से हो जाती है और राम लेटर में सीता द्वारा लिखे हुए एक पहेली को दोहराता है ताकि सीता राम को पहचान सके। राम उसको हैदराबाद के अपने दोस्त के घर का लैंडलाइन नंबर देता है और ट्रेन छोड़ देता है। अपने दोस्त दुर्जॉय शर्मा के घर पहुंच के उसे पता लगता है कि उसका लैंडफोन एक हफ्ते से ख़राब पड़ा हुआ है। पर इसके कुछ दिन बाद सीता राम को खोजते खोजते दुर्जॉय शर्मा के घर ही चली आती है और जहां उनकी मुलाकात दोबारा होती है। दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और राम चुपके से सीता की तस्वीर ले लेता है। सीता एक बार फिर राम को अपने घर का पता वगैरह ना बोल के वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और राम को याद आता है कि हैदराबाद में हो रहे ऑस्टिन मैजिक शो का जिक्र एक बार सीता ने किया था। बस फिर क्या था, राम भी उस ऑस्टिन मैजिक शो में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात सीता और सीता के एक दोस्त के साथ होती है जो राम को बताती है कि सीता ने उसे बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे हैं मगर उनमें से कुछ ही को पोस्ट किया है। उसे ये भी पता चलता है कि सीता हैदराबाद के प्रिंसेस नूरजहां पैलेस में रहती है और खुद प्रिंसेस नूरजहां को एज अ डांस टीचर कथक सिखाती है। उसके बाद अगले दिन वो सुब्रमण्यम की मदद से नूरजहां पैलेस में प्रवेश करता है। उसे वहाँ पता चलता है कि उसने सीता को अगरता के दंगों में उसे उसकी बीवी बोल के बचाया था और वहीं उससे उसकी पहली मुलाकात थी। हालांकि तब राम उसका चेहरा नहीं देख पाया था। तभी से शायद सीता राम को मन ही मन अपना पति मान के हमदर्दी जताने लगी थी, ये जान के कि राम अनाथ है। बाद में हमें ये पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहां खुद है। हालांकि राम को ये बात पता नहीं होती है और जिसकी शादी ओमान के राजकुमार के साथ तय की गई है ताकि प्रिंसेस जहां के परिवार की ओमान में स्थित फैक्ट्रीज और व्यवसायियों को ओमान में हो रहे दंगों से बचाया जा सके। प्रिंस ऑफ ओमान के साथ अपनी शादी तय होने के बाद प्रिंसेस नूरजहां उर्फ सीता महालक्ष्मी आखिरी बार राम को अलविदा कहने जाती है। राम भी 4 दिनों बाद वापस कश्मीर लौट रहा होता है मगर उन 4 दिनों में दोनों सीता और राम साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर उसी दौरान उनकी जासूसी एक रिपोर्टर द्वारा की जाती है और वो रिपोर्टर उनकी साथ में कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेता है। बाद में राम सीता को पैलेस वापस छोड़ देता है और कश्मीर के लिए रवाना हो जाता है। हैदराबाद के पेपर में जब ये खबर छपती है कि प्रिंसेस नूरजहां को एक कॉमन मैन के साथ प्यार हो गया है तो ये सुन के सीता का भाई हैदराबाद का नवाब बहुत परेशान हो जाता है। मगर प्रिंसेस नूरजहां उर्फ सीता सीधा उसके भाई को बोल देती है कि ये खबर सही है और अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर देती है प्रिंस ऑफ ओमान के साथ। फिर वो राम से मिलने के लिए कश्मीर रवाना हो जाती है और राम से और उसके साथियों के साथ सीता महालक्ष्मी के रूप में मिलती है, ना ही कि प्रिंसेस नूरजहां। वो राम के सीनियर विष्णु शर्मा और उसकी फैमिली के साथ डिनर में मिलती है। वहाँ पे उन पर एक पाकिस्तानी लड़का जो पहले हुए हमलों में बच गया था बदला लेने के लिए उन पे बंदूक तान देता है। वो किसी तरह उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे अंसारी के लोकेशन और पता मालूम कर लेते हैं। राम उस लड़के से वादा करता है कि वो उसकी बहन वहीदा को अंसारी से छुड़ा के ले आएगा। इंडियन आर्मी अंसारी को मार गिराने का एक सीक्रेट मिशन बनाती है।
मगर इस मिशन पर जा रहे लड़कों को चेतावनी भी देती है कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें आर्मी से बेदखल कर दिया जाएगा और देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। राम, विष्णु शर्मा और उनकी टीम इंडियन बॉर्डर पार करके पीओके में घुस जाती है और अंसारी को मार गिराती है। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर तारिक उस क्रॉस फायरिंग में लगे आँख से सतर्क हो जाता है और उस लोकेशन का मुआयना करने के लिए निकल पड़ता है। राम और उसकी टीम अपने काम को अंजाम देके बस निकलने ही वाली होती है जब राम को एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ये वहीदा ही है। राम वहीदा को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान आर्मी द्वारा पकड़ा जाता है और उसके साथ साथ विष्णु शर्मा भी पकड़ा जाता है, जबकि बाकी सैनिक सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं। राम वहीदा को ब्रिगेडियर तारिक को सौंप देता है। पाकिस्तानी जेल में राम और विष्णु शर्मा को बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जाता है ताकि वो इंडियन आर्मी बेस का कश्मीर घाटी में लोकेशन बता दे। ब्रिगेडियर तारिक को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें खाना और कपड़ा देते हैं। इसी बीच इंडियन और पाकिस्तानी सरकारों के बीच एक प्रिजनर एक्सचेंज का डील होता है, पर यह तय होता है कि एक पाकिस्तानी कैदी के बदले एक ही इंडियन कैदी को छोड़ा जाएगा, ना ही कि दो। और राम और विष्णु को आपस में ये तय करना है कौन जाएगा और कौन रहेगा। ये सुन के विष्णु शर्मा पागल हो जाता है और पागल कुत्ते की तरह डर के मारे बौखला उठता है और राम को अनाप शनाप बोलने लगता है। वो ये बोलता है कि राम तो अनाथ है, उसका इंतज़ार करने वाला और कोई नहीं। हालांकि विष्णु शर्मा के पास तो भरा बुरा परिवार है। ये सुन के राम रोते हुए बोलता है कि सर आप ही जाइएगा, पर ये जान लीजिए कि मेरा भी इंतज़ार करने वाला कोई हिंदुस्तान में है। जेल से निकलने से पहले विष्णु एक गद्दारी करता है। पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर और धमकियों से डरकर उनको इंडियन आर्मी बेस की कश्मीर में लोकेशन बता देता है। विष्णु शर्मा को आखिरकार छोड़ दिया जाता है, मगर इंडियन आर्मी के हौसले को तोड़ने के लिए राम को फांसी पे लटका दिया जाता है। कश्मीर में इंडियन आर्मी बेस पे पाकिस्तान उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से भयंकर बमबारी करती है और इंडियन आर्मी के 32 जवान शहीद होते हैं। विष्णु शर्मा भी किसी को सच्चाई नहीं बोलता है, जिसकी वजह से राम को ही गद्दार घोषित कर दिया जाता है। अपने फांसी से पहले राम सीता को एक आखिरी लेटर लिखता है और ब्रिगेडियर तारिक को बोलता है कि वो ये चिट्ठी किसी भी तरह सीता महालक्ष्मी तक पहुंचा दे। सन 1985 में आखिरकार आफरीन को पता चलता है कि वहीदा नाम की लड़की जिसको राम ने बचाया था और जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था, वो और कोई नहीं बल्कि आफरीन खुद है और ब्रिगेडियर उसके दादा हैं। एक पूरी तरह बदली हुई आफरीन बालाजी की मदद से आखिरकार वो लेटर सीता तक पहुंचाने में कामयाब होती है। उस लेटर के ज़रिए सीता को और बाकी सबको राम की बेगुनाही और विष्णु शर्मा की गद्दारी का पता चलता है। सीता को उस लेटर के साथ एक 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग भी मिलती है, जिसमें लिखा रहता है कि नूर जहाँ को एक आम आदमी से प्यार हो गया था। इससे सबको पता चलता है कि राम जानता था कि सीता ही प्रिंसेस नूर जहान है, मगर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। राम की चिट्ठी और आफरीन को सबूत और गवाह मानकर विष्णु शर्मा और उसके रेजिमेंट पर जांच कमेटी बिठाई जाती है। विष्णु शर्मा अपमान के डर से सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है। सीता और आफरीन राम की बेगुनाही साबित करने में सफल होते हैं और भारतीय सेना में उनका नाम और सम्मान बहाल करने में भी कामयाबी हासिल करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों आप लोग को कैसी लगी इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हो सके तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।